माली थे जो इसराइल के फ़लस्तीन में पकड़े हुए थे और फ़लस्तीन जा रहा था। उसके नीचे से दो ऐसे बच्चे कहने के ज़िंदा निकल आए मौजूदा। और दानियाल अजीज़ साहब का यह भी कहना था जो पीटीआई ने किया, पीटीआई ने साढ़े कहने के अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ बयानबाजी शुरू करते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता। और उन दिनों में एक इनका बड़ा शदीद खौफनाक इनका एक्सीडेंट भी हुआ था और ये इधर जी। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग लगी हुई है, थोड़ी उसके हवाले से बात करेंगे, थोड़ी सियासी बात करेंगे। और ख़बरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने बेल आइकन नहीं किया हुआ तो बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमेशा मैं आपसे यही कहता हूं, खबरों पे नज़र रखें, बाखबर रहें और पाकिस्तान पे आपकी तवज्जो होनी चाहिए। बढ़ते हैं नाज़रीन खबरों की तरफ आगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से। फ़लस्तीन और इसराइल का एक कहने के मुआहदा चल रहा था। कुछ ऐसे यरगमाली थे जो इसराइल के फ़लस्तीन में पकड़े हुए थे और फ़लस्तीन ने उन लोगों को छोड़ना था। ये तकरीबन कुछ 13 लोग थे और चंद उसमें बच्चे भी थे और ये कह लें कि जंग रुकी हुई थी। और इसराइल का ये कहना है कि फ़लस्तीन ने जो यरगमाली थे उनको नहीं छोड़ा और उसकी जवाबी कार्रवाई में दोबारा से फिर हमले शुरू हो गए हैं। और कह लें कि इसमें काफ़ी सारे लोगों के प्लाजे, घर और दीगर जो इमारतें हैं वो ज़मीन दोज़ हो चुकी हैं और काफ़ी कह लें कि वहाँ पर परेशानी का आलम है। और काफ़ी सारी कह लें कि ये भी कहा जा रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका कह लें कि बचपन इस जंग ने, इस लड़ाई ने छीन लिया है। आखिर क्या वजह है कि ये जंग इतनी ज़रूरी क्यों है, इसमें कौन से ऐसे राज छुपे हुए हैं कि जिसमें अभी तक किसी भी कह लें कि इस्लामी या मसीह या क्रिश्चियन मुल्कों ने मिलकर आगे बढ़कर इस जंग को रोकने के लिए कोई हकमी किरदार अदा नहीं किया। ये जो बात है ये समझ से बालातर है और ये समझ नहीं आ रही कि अभी तक कोई भी ऐसा मुल्क, इस्लामी मुल्क या क्रिश्चियन मुल्क अभी तक कोई सामने नहीं आया कुछ सालसी का ऐसा किरदार अदा कर सके। और नाज़रीन, एक खबर जो ऐसी सामने आई कि जब मलबे को कहने के उठाया जा रहा था उसके नीचे से दो ऐसे बच्चे कहने के ज़िंदा निकल आए मौजूदाना तौर पे। और वो जो बच्चे थे तकरीबन 12 से 14 साल की या 13 साल की उनकी उम्र थी। तो जब बाहर निकले तो एक दूसरे से बहन भाई आपस में एक दूसरे से सवाल ये कर रहे थे, क्या हमारी फैमिली, क्या हमारे ख़ानदान बच गया है, ज़िंदा है। लेकिन भाई के पास अपनी बहन को बताने के लिए कोई ऐसे अल्फाज या ऐसा जवाब नहीं था कि जो उसको बता सके हमारी फैमिली बची हुई है, ज़िंदा है या क्या मामलात हैं। और दीगर खबरें ये भी कह लें कि इसराइल से, फ़लस्तीन से आ रही हैं, गज़ा की पट्टी से, कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनके लिए कह रहे हैं कि तिब्बी इमदाद के लिए कोई फ़र्स्ट ट्रीटमेंट भी नहीं है और फिर वहाँ पर लाइट का बंदोबस्त नहीं है। फिर अगर कोई ज़ख़म है या ऑपरेशन है तो वो कह लें कि जो मोबाइल की लाइट है वो जलाकर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और जो ज़ख्मी हैं उनको कह लें कि एक इंजेक्शन लगाया जाता है सुन करने के लिए कि दर्द ना हो, तकलीफ़ ना हो। तो सुन के बगैर कह लें कि उनको कह लें कि ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं वहाँ पर। और जो ज़ख्मी हैं उनको जो तिब्बी इमदाद है वो फ़िलहाल ऐसे ही दी जा रही है। फ़िलहाल कह लें कि जो फ़लस्तीन है उसके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो लाइट ऑन करे, लाइट ऑन में ऑपरेशन करे या उनको इंजेक्शन देकर सुन करके ऑपरेशन किया जाए। और जो कह लें कि जो ज़ख्मी हैं जब उनको स्टिचिंग वगैरह या ऑपरेशन किया जाता है तो चीखो पुकार में ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ये बड़ी कह लें कि नाज़रीन एक खौफनाक कह लें कि ख़बर आई है फ़लस्तीन से कि वहाँ पर ये कंडीशन है। उसके बावजूद भी कह लें कि कोई भी मुल्क ऐसा सामने अभी तक नहीं आया जो अपनी सालसी का किरदार अदा करे और इस मामलात को यहाँ पर रोके और ये जो लड़ाई है इसको सुलह में बदल दे। बाकी ये तो अल्लाह पाक का काम है। अल्लाह पाक जल्द इस मुसीबत से फ़लस्तीनियों को और निकाले और जो गज़ा में फंसे हुए लोग हैं उनको अपने घर मिल सकें और जो फ़लस्तीनी हैं वो भी अपने घरों में खैर खैरियत से रह सकें और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। तो बढ़ते हैं नाज़रीन, थोड़ी सियासी बात करेंगे। और सियासत के हवाले से मैं आपको बता दूं कि दानियाल अजीज़ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के पुराने कह लें कि MNA हैं, वो वज़ीर भी रह चुके हैं और वो काफ़ी
पुराने कह लें कि दानियाल अजीज साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और उनकी तरफ से कह लें कि जो बयानबाजी की जा रही है एहसन इकबाल साहब के ऊपर, वो भी काफ़ी गैर मुनासिब। और सोचने वाली बात यह है कि आज एहसन इकबाल साहब ने भी कह दिया कि हैरानगी की बात यह है कि दानियाल अजीज साहब जो है कि बिलावल भुट्टो साहब की ज़ुबान क्यों बोल रहे हैं। और दानियाल अजीज साहब ने कल भी थोड़े से इल्ज़ामात लगाए और आज भी लगाए। आज जियो के प्रोग्राम में दानियाल अजीज साहब ने जियो के प्रोग्राम में एक कह लें कि उनका इंटरव्यू था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो कह लें कि मरियम औरंगज़ेब साहब हैं उनके ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो है कि मरियम औरंगज़ेब भी मईशत संभालने में या बयानियाँ बनाने में काफ़ी ऐसी कह लें कि चमा गोई की जा रही हैं कि दानियाल अजीज साहब जो हैं क्या ये दूसरी पार्टी में जा रहे हैं या कोई ऐसा कोई इनका कह लें कि किसी के साथ दूसरी पार्टी के साथ ये जाना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी, तरीके इंसाफ या दीगर किसी जमात में जाना चाह रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से अगर देखा जाए तो उनको कह लें कि शोकोस नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि वो जो है कि आएँ और पार्टी में आके जवाब दें कि वो जो दानियाल अजीज साहब हैं वो एहसन इकबाल और मरियम औरंगज़ेब पर क्यों ऐसे कह लें कि वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और क्या उनको ऐसा मसला है। दानियाल अजीज साहब का कहना था कि जी देखें जो मईशत है वो दानियाल अजीज साहब का ये कहना है जो मईशत है वो एहसन इकबाल साहब से संभाली नहीं गई, इनने ख़राब कर दी। ठीक है, मरियम औरंगज़ेब साहब के ऊपर उन्हें इल्ज़ामात लगाए कि इनसे कह लें कि जो बयानिया था वो बन नहीं पाया। और दानियाल अजीज साहब का ये भी कहना था जो पीटीआई ने किया, पीटीआई ने 3.5 साल में, तो वो तो लोग भूल गए 5 दिन में ही, और जो इन लोगों ने किया पीडीएम की हुकूमत ने, ये इतने अरसे में लोग क्यों नहीं भूल पाए। तो ये अब देखें कि जो बातें सामने आ रही हैं दानियाल अजीज साहब की, और ये लगता ये है कि दानियाल अजीज साहब को शोकोस नोटिस तो जारी हो चुका है। शोकोस नोटिस जारी होने के बाद मकसद ये है कि वो उधर जाके अब मुस्लिम लीग नून का जो मुकामी या कह लें कि मरकजी दफ्तर है मुस्लिम लीग नून का, वहाँ पर वो जाकर अपना जवाब पेश करेंगे कि जी मैंने इस वजह से ये मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस वजह से मैंने जो है कि एहसन इकबाल साहब पे ये ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया क्या आप मुस्लिम लीग नून में हैं या किसी और जमात में जा रहे हैं, हमने तो कहा कि मैं जी जनाब किसी और जमात में बिल्कुल नहीं जा रहा, अभी तक मैंने ये कोई फ़ैसला नहीं किया, अभी तक मैं मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा हूँ। जब आप मुस्लिम लीग नून के हिस्से हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून के आप जाते मरकजी दफ्तर में बैठे नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आ चुके हैं, दानियाल अजीज साहब, तो आप जाते शहबाज शरीफ साहब से गिला करते, एहसन इकबाल साहब से डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप जाके फेस टू फेस बात करते, तो फिर तो कोई समझ आती कि आप पार्टी में हैं। इसी तरह के थोड़े दिन पहले बयानात आने शुरू हुए थे, कह लें कि साबका वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब के, तो उनके हवाले से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही कि वो पार्टी में हैं या नहीं हैं। ठीक है, इसी तरह थोड़े अरसा पहले शाहिद खकान अब्बासी साहब से पहले कह लें कि जो साबका हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी साकब नसार अली साहब, तो उनके भी जब आए तो उनको भी पार्टी से निकाल दिया। तो जब ऐसे आप कह लें कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी शुरू करते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपकी जगह पार्टी में वापस बचती है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको पार्टी में जगह मिलेगी, क्योंकि शोकोस नोटिस आपको जारी हो चुका है दानियाल भाई, और मकसद ये है और दानियाल अजीज साहब को, और क्योंकि हमेशा ना दानियाल अजीज साहब का जब नाम लेते हैं तो मुंह में आ जाता है बैरिस्टर दानियाल अजीज चौधरी बैरिस्टर दानियाल। तो दानियाल अजीज साहब की अगर हम बात करें तो दानियाल अजीज साहब ने कह लें कि कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उन दिनों में एक इनका बड़ा शदीद खौफनाक इनका एक्सीडेंट भी हुआ था, और ये इधर कह लें कि अपने जो इलाके में पंजाब में इनका एक्सीडेंट हुआ तो उधर इनको कह लें कि जो तिब्बी सहूलत थी वो सही नहीं मिल रही थी। फिर जो हमारे उस वक़्त के कह लें कि जो आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा साहब, फिर वो उनको CMH में लेके आए और उनकी बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट की। और उस वक़्त ये कहा जा रहा था कि अगर दानियाल अजीज साहब का ना सही ऑपरेशन या सही ट्रीटमेंट ना हुई तो खुदा न खास्ता इनकी कोई टांग या बाजू इस तरह कुछ काटना भी पड़ेगा। और लेकिन जो है कि हिम्मत है उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा साहब ने काफ़ी कोशिश के बाद उनकी जो कह लें कि
जो कमर जावेद बाजवा साहब की कोशिश की वजह से इनकी टांगे और बाजू इस तरह दीगर जो इनके आज़ाद थे जिस्म के वो बच गए, और दानियाल अजीज़ साहब का काफ़ी अच्छा कह लें कि जो इधर सदर में CMH है उनकी ट्रीटमेंट हुई। तो खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि दानियाल अजीज़ जो हैं कि वो इस वक्त नून लीग में हैं या नहीं हैं, वो कौन सी पार्टी में कह लें कि शमूलियत करते हैं, कौन सी पार्टी में जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब एक और जो खबर सामने आई तो वो ये है कि जो साबका कह लें कि हमारे स्पीकर थे असद कैसर साहब, उनको एक केस में गिरफ्तार किया गया था, और फिर जब उनको उस केस में ज़मानत मिली तो वो जब रिहा हुए तो उनको फिर दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। ये उसी असद कैसर साहब उसी केस में 9 मई के जो तोड़ फोड़ के जो वाक़यात थे उसी में इनको गिरफ्तार किया गया था, और उसी में आज इनको डयाला भी भेज दिया गया है। परवेज़ खटक साहब के हवाले से खबर सामने आ रही है कि परवेज़ खटक साहब का कहना है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने 9 मई और दीगर जो 1.5 साल मुल्क के साथ खेला गया, यानी कि ये जो 1.5 साल उसकी बात करते हैं जो PDM ने हुकूमत की, 1 महीना 1.5 साल या 1 महीना 16 महीने कर लें जो PDM ने हुकूमत की, ये परवेज़ खटक साहब उसी के हवाले से बात कर रहे हैं। और परवेज़ खटक साहब ने कहा कि जी हमने इमरान खान साहब को कहा था कि KPK की जो असम्बली है वो तहलील ना की जाए, पंजाब की जो असम्बली है वो तहलील ना की जाए, और इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं पूरा मुल्क जाम कर दूंगा। ये कहना था परवेज़ खटक साहब का, मैं नहीं कह रहा, परवेज़ खटक साहब की बात को मैं कोट कर रहा हूँ। परवेज़ खटक साहब ने कहा इमरान खान साहब ने दावा किया था कि मैं ये पाकिस्तान नहीं चलने दूंगा, ये पाकिस्तान में यहाँ पर जाम कर दूंगा, और ये जो है कि असम्बलियाँ तहलील करने का इमरान खान साहब का यही मकसद था। और इमरान खान साहब ने KPK इलेक्शन की डेट तय हो चुकी है, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं MPA MNA कौंसलर हजरात, चेयरमैन हजरात, अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको मीडिया पर चलाया जाए तो दिए हुए नंबर पे करें अभी से राब्ता। हम करेंगे आपका इंटरव्यू और दीगर जो आपकी एक्टिविटी होगी, जो आपका मंशूर होगा, जो आपका बयानिया होगा, वो लाएंगे अवाम तक, और हम करेंगे आपकी इलेक्शन कैंपेन को वसी। और दिए हुए नंबर पे करें राब्ता। इलेक्शन की डेट दे दी गई है। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या आप सियासत में हैं, MPA MNA कौंसलर हजरात और चेयरमैन हजरात दिए हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया पर हम आपकी इलेक्शन कैंपेन चलाएं, आपके इंटरव्यू किए जाएं, आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपका मंशूर है वो आम तक पहुंचाया जाए, तो दिए हुए नंबर पर राब्ता करें। मुनासिब दाम, मुनासिब कीमत पर हम करेंगे आपकी इलेक्शन कैंपेन और आपके करेंगे इंटरव्यू। दिए हुए नंबर पर राब्ता